नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टीचर अकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं CDP पेडागोजी का CTET 2020 CDP पेडागोजी। तो ये CDP का पेडागोजी है, मैंने लेक्चर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके आप प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का मेरा ये क्लास फर्स्ट क्लास है। तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर करने की 100% गारंटी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो को कंटिन्यू लगातार देखते रहें। अगर लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आपको 100% 30 में से 30 आपके मार्क्स लाएंगे मैं आपको गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको ट्रिक्स एंड टैग के साथ बता रहा हूँ। तो मैंने टैग वर्ड भी CTP का टैग वर्ड भी आपने अपलोड कर दिया है, मैंने जाके देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में। जो चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो सीटेट, यूपीटेट, बीटेट, जो भी स्टेट टेट से आप हैं, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करने में 7634993536 नंबर पे आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करने होंगे, जिसमें से आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, सब्जेक्ट में से ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आपको नोट्स ले लेने हैं। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्लास है CDP का। आई होप कि आप लोग सब जुड़ गए होंगे और अच्छी तरीके से आपको वीडियो समझ आने पर आप कमेंट में बताइए। कमेंट में आपको बताना होगा कि आप 30 में से कितने मार्क्स कंप्लीट कर पाए हैं। मेरा उम्मीद है जो लगातार कंटिन्यू मेरे वीडियो देखेंगे, मेरे जितने भी CDP के लेक्चर वीडियो आए हैं, लेक्चर वीडियो देखने के बाद आप CDP का ये टेस्ट सीरीज़ देखेंगे, पेडागोजी देखेंगे, तो आपको 30 में से 30 मार्क्स लाने की मेरी गारंटी है। मैं इसलिए बोलता हूँ 100% गारंटी। तो मैं आपको बता दूँ CDP में पूछे जाते हैं 30 नंबर के पेडागोजी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समायोजन या अनुकूलन का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन ए, हमारी पहले से मौजूद योजनाओं में नई जानकारी लेने की प्रक्रिया को सर्वांगीण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी, प्रक्रिया कुछ हद तक व्यक्तिपरक, यहाँ पे होगा व्यक्तिपरक, या ध्यान से देखिएगा, प्रतिक्रिया कुछ हद तक व्यक्तिपरक है क्योंकि इसमें पहले से विद्वान मान्यताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अनुभव और जानकारी को संशोधित करता है। ऑप्शन सी है, नए ज्ञान के लिए पिछले ज्ञान और बदलते व्यवहार को लागू करने के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसका लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी, इनमें नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूद योजनाओं या विचारों को संशोधित करना शामिल है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लगाइए। इसका राइट आंसर क्या है? अगर आपने लेक्चर वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छी तरीके से आराम से समझ आ गई होंगे, क्योंकि अनुकूलन या समायोजन, जिसको एसिमिलेशन इंग्लिश में कहते हैं, ये कई रूपों में बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। लेकिन हाँ, इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलती है, तो इंग्लिश में जाके आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश एक ही होती है। इसको एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने अच्छी तरीके से टॉपिक लेक्चर वीडियो में टॉपिक वाइज करवा दिया है और अच्छी तरीके से समझाया भी है। तो चलिए देख लेते हैं आपका राइट आंसर क्या है। चलिए एक बार क्वेश्चन फिर अच्छी तरीके से देखते हैं। समायोजन या अनुकूलन, इसको एसिमिलेशन करते हैं, इसको हमने बताया था। समायोजन या अनुकूलन, एसिमिलेशन, इस चीज़ को कहते हैं नई जानकारी के साथ पुराने अनुभवों को जोड़कर कुछ नया करते हैं। पुराने अनुभवों को लेते हैं और नई जानकारी को जोड़कर हम कुछ नया करते हैं। बच्चे कुछ नया कैसे सीखते हैं? तो सबसे पहले उनके पास पुराने अनुभव होने चाहिए बच्चों को। सबसे पहला और आखिरी अनुकूलन और समायोजन में है, जो कि मैंने लेक्चर वीडियो में अच्छी तरीके से इसको कवर कर चुके हैं। तो चलिए इस तरीके से टॉपिक कहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन ए पूछता है, हमारी पहले से मौजूद योजनाओं, यहाँ पे योजना के बारे में पूछा। योजना नहीं हो, क्योंकि हमारे नहीं से पहले से अनुभव, पुरानी अनुभव के साथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया कुछ हद तक व्यक्तिपरक की बात नहीं होगी, ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी, नए ज्ञान के पिछले ज्ञान के बदलते व्यवहार को लागू करने के बीच संतुलन नहीं बनाना।
अकोमोडेशन में संतुलन बनाते हैं, एसिमिलेशन में संतुलन हम नहीं बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि ये वाली टॉपिक लंबी टॉपिक है और इससे लगभग हर साल सीटेट में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा एक भी साल नहीं आया है जिसमें से सीटेट में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हों। क्यों? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो इसीलिए आपको मिस नहीं करना है। आपको जाके प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको चेक करना होगा कि सीडीपी लेक्चर वीडियोस, वहाँ पे सीडीपी लेक्चर वीडियोस नाम करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो चलिए अगला क्या कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन डी में नई जानकारी या पुराने अनुभव के परिणाम स्वरूप, यहाँ पे बात आ गई जो हमने आपको बताया था, पुराने अनुभवों के साथ परिणाम स्वरूप मौजूद योजनाओं के विचारों में संशोधन होता है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आपका ये वाला राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भाषा क्या सक्षम कराती है। क्वेश्चन पूछता भाषा सक्षम क्या कराती है, क्या करती है। ठीक है, क्या करती है। तो ऑप्शन ए, न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत से भविष्य की पीढ़ियों तक संस्कृति को संचारित करना। ऑप्शन बी, मनुष्य का वैचारिक क्रमिक विकास। ऑप्शन सी, मनुष्य का सामान्य शारीरिक विकास। ऑप्शन डी, जीवन के विविध या विभिन्न तरीकों को विकसित करना। तो अपना राइट आंसर लगाइए। भाषा आपको जिसको भी समझ नहीं आ रही है पहला बार में ना, तो आप लगातार कम से कम 5 वीडियोस देखिए। सीडीपी हालांकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है। अगर आपकी सीडीपी जिसकी पकड़ अच्छी है, सीटेट उसे पास करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सीटेट का एक ऐसा पार्ट, सीटेट ही नहीं, टेट का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है, आप देख लो, टेट का कोई एग्ज़ाम है, सीडीपी मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है। क्यों? ये ही मेन रीड है। अगर पूछा जाए कि एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सबसे मेन फोकस, हालांकि कोई भी टेट में आपको 5 टॉपिक होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, सबसे मेन वाला क्या होता है, सबसे मेन होता है सीडीपी। ठीक है, ये वाली पोर्शन सीडीपी में अगर आपको देखा जाए तो वहाँ पे लेक्चर वीडियो अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो सीडीपी आपकी मिस नहीं हो, क्योंकि सीडीपी टैग के साथ बनती है। सीडीपी में नेगेटिव या पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, बस आपको समझना है। सीडीपी आपको समझना, रट्टा नहीं मारना। अगर आपने सीडीपी में रट्टा मार लिया तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अपना राइट आंसर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। भाषा क्या सक्षम करती है, भाषा क्या सक्षम करती है। अपना ऑप्शन लेते हैं। न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत में भविष्य की पीढ़ियों तक संस्कृति को संचारित करती है। भाषा एक ऐसा पहलू है, न केवल, यहाँ पे हालांकि न केवल ये नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, ये नेगेटिव है। हालांकि ये क्वेश्चन अगर किसी और चीज़ में आए तो ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिव टैग और पॉजिटिव टैग, हाउ टू सॉल्व हिंदी सीडीपी पेडागोजी, हिंदी से पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी देखेंगे तो आप टैग वर्ड सीडीपी का टैग वर्ड देखेंगे तो यहाँ पे जब न केवल आती है, न केवल का मतलब होता है नेगेटिव, पर यहाँ पर आपको देखना है कि न केवल, सवाल क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शन क्या कहता है, न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत में, अतीत मतलब पुरानी बातें, पास्ट की बात हो रही है ना, अतीत से भविष्य की पीढ़ियों तक आने वाली फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाली पीढ़ी तक संस्कृति को संचारित करती है। यानी हमारी जो धरोहर है, हमारे जो हेरिटेज वगैरह सब है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, हम लोग जिसको कल्चर बोलते हैं, तो उसको आगे करने की एक क्या है, कंटिन्यू करने की एक संचारित है, एक साधन है, एक तरीके से साधन है। तो भाषा क्या है, हम अपनी हिंदी सीखते हैं, मैथिली सीखते हैं, भोजपुरी सीखते हैं, अंगिक, अवधी, बहुत सारी जो लैंग्वेज होती है हमारे भारत की, उसे पुराने समय से लेके अतीत से लेके भविष्य को यहाँ पे वर्तमान से लेके अतीत से लेके भविष्य में इसको संचारित करना ही भाषा का कार्य है। हम लोग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, मातृ लैंग्वेज हो या स्टेट लैंग्वेज हो या नेशनल लैंग्वेज हो, ताकि हम पुराने चीज़ों को जान सकें और नई पीढ़ी को उसे आगे पहुंचा सकें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन बी क्या देखते हैं। मनुष्य का जैविक क्रमिक, यहाँ पे जैविक की बात, भाषा में जैविक कभी नहीं आएंगे,
पहला। दूसरा, मनुष्य का सामान्य शारीरिक। अब बताते हैं, आप यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रही है, लैंग्वेज में शारीरिक गतिविधियाँ कहाँ से आ गई? सीधा गलत है। मनुष्य के विविध या विभिन्न तरीकों को विकसित करती है। विविध तरीकों को विकसित करते हैं। मनुष्य के विकसित कैसे करते हैं? तरीकों को विविध या विकसित नहीं करते हैं। तो चलिए आपका राइट आंसर आपको मुझे लगता है समझ आ गई होंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सीखना नौसिखिए का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास है। ऑप्शन बी, सीखना वह प्रक्रिया है जहाँ व्यक्तित्व मस्तिष्क समूह गतिविधियों से चेतन या अचेतन रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी, सीखने से आत्म गतिविधि निहित होती है जिसके लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी, सीखना अनुभव के माध्यम से है जो ज्ञान, समझ और कौशल प्रदान करता है। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, सीखना क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। यहाँ पे बात आती है सीखने की, लर्निंग की बात आ रही है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तिगत और सामाजिक, ये दोनों। यहाँ पे व्यक्तिगत सामाजिक आपको देखना है क्या है। सीखना नौसिखिए का शारीरिक और मानसिक है। यहाँ पे शारीरिक और मानसिक ये दोनों व्यक्तिगत हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों व्यक्तिगत हो जाते हैं। यहाँ पे सवाल आपका पूछा गया है व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों आपको जवाब देना है। तो सीखना नौसिखिएगा, इधर कुछ नहीं समझना है, शारीरिक और मानसिक। यहाँ पे दोनों जो ऑप्शन आ रहे हैं ये तो सिर्फ व्यक्तिगत आ रहे हैं, सामाजिक तो नहीं आ रहे। सीखना वह प्रक्रिया जहाँ व्यक्तिगत, ठीक है, मस्तिष्क समूह गतिविधियों से चेतन और अचेतन की प्रभाव को प्रभावित होती है। किसके प्रभावित? चेतन मतलब आपकी नेचर और आपकी एबिलिटी, आपके गुण, आपके दोष, आपकी सामाजिक संस्कृति। चेतन अचेतन का मतलब ये होता है कि आप में जो गुण हैं उसके अपने समाज में, अपने जीवन में किस तरीके से मस्तिष्क की जो व्यवहारिता है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारी चेतन और आप जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपका अचेतन की गिनती में आते हैं। तो सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत मस्तिष्क समूह गतिविधियों से चेतन अचेतन का रूप प्रभावित करती है। तो चलिए इसका देख लेते हैं, कुछ हद तक ये सही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने में आत्म गतिविधि निहित होती है। आत्म गतिविधि सेल्फ एक्टिविटीज़ जिनके लिए प्रेरणा की आवश्यकता है। यहाँ पे सिर्फ बात आती है व्यक्तिगत की, यहाँ पे सामाजिक बात नहीं। प्रेरणा खुद मिलती है। आत्म सेल्फ गतिविधि जो होती है वो खुद से सीखते हैं, मतलब यहाँ पर आती है बात सामाजिक की नहीं आ रही है। सीखना अनुभव के माध्यम से है जो ज्ञान, समझ और कौशल को प्रदान करता है। सीखने के माध्यम में जो ज्ञान खुद होती है, व्यक्तिगत हो रही है, समझ व्यक्तिगत हो रही है, कौशल व्यक्तिगत हो रही है। यहाँ पे सामाजिक की बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब से ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी गलत और ऑप्शन आपका ए, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक और मानसिक ये दोनों सिर्फ व्यक्तिगत आ रहे हैं, सामाजिक नहीं आ रहे। आपको तीनों क्वेश्चन में सामाजिक कौन आ रहे हैं? तीनों क्वेश्चन में आपको सामाजिक आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, वह प्रक्रिया जहाँ व्यक्तिगत मस्तिष्क समूह गतिविधि चेतन और अचेतन से। आपको बेस्ट आंसर चुनना, सबसे जो इम्पोर्टेंट बेस्ट हो, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे, 2 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो आप लगभग दोनों का आंसर सेम होगा, वहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि जो परसेंटेज बनती है सी टेट में, जो क्वालिफाइड होती है, लगभग सभी बच्चे पढ़ते हैं सी टेट में। जब सी टेट का एग्ज़ाम आप देंगे तो सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होती है, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होने के बाद फिर भी 4%, 5%, 6% ही रिजल्ट क्यों आते हैं? क्योंकि सब आपको लगता है वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं। अब जिन्होंने बीएड किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी जो भी किए हुए हैं, वो सब पढ़े लिखे होते हैं। कोई ऐसे लेकिन वहाँ लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर पाते। लॉजिक क्या है? आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपके रॉन्ग होंगे, पर 2 ऑप्शन में से आपके सेम क्वेश्चन होंगे, सेम आंसर टाइप के होंगे। इनमें से बेस्ट चुनना है आपको, ठीक है।
यहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर इन दोनों में से बेस्ट अगर आप चुन लिए तो आपका रिजल्ट पक्का है, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अब टेंशन मत लो, बस आप मेरे चैनल से बने रहो, आप चैनल के साथ रहो, आपको चैनल के साथ रहना और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नोट्स मिल जाएंगी, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करो, आपको नोट्स मिलेंगी। नोट्स की प्रिपरेशन करने के बाद अच्छी तरीके से आप क्लास में बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 100% सीटेट निकलेगी। सीटेट की इतनी बड़ी मजाल नहीं है जो आपसे दूर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे कैसे सीखते हैं। यहाँ पे आती है छोटे बच्चे की बात, कैसे सीखते हैं, उसकी लर्निंग स्किल कैसे होती है, अपने आप को कैसे सीखते हैं। क्योंकि बच्चे अधिगम के द्वारा, बच्चे सीखते हैं अवलोकन के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। हम लोग पहले मैंने आपको लेक्चर वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि बच्चे अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। पढ़ने लेखन और अंकगणित के अंकगणित के ध्यान देने और रुचि विकसित करने के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन ए हो गया आपका। ऑप्शन बी, मौखिक क्षमता तथा अवधारणा और समस्या कौशलों के विकास के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन सी, बारीक मोटर स्किलों पर अधिक ध्यान के साथ विभिन्न अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन डी, इंद्रियों के माध्यम से पर्यावरण का अनुभव करते हैं। ऑप्शन डी। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। कैसे सीखते हैं बच्चे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 में से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने लेखन और अंकगणित के माध्यम से रुचि विकसित करने के माध्यम से सीखते जरूर हैं। अंकगणित के माध्यम से सीखते हैं। अंकगणित 3 से 4 क्लास के बच्चे अंकगणित नहीं बना पाएंगे, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। पढ़ के और लिख के 3 से 5 क्लास के वर्ग आयु के बच्चे ना बेहतर पढ़ के सीख सकते हैं, ना ही बेहतर लिख के सीख सकते हैं, ना ही अंकगणित की उनको उतनी ज्ञान आती है। तो ये क्वेश्चन सीधा रॉन्ग है। ये मेरे ख्याल से ये अपर प्राइमरी के बच्चे के लिए, क्योंकि प्राइमरी जॉब में जो बच्चे जाते हैं 6 वर्ष की अवस्था में स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं। 6 वर्ष की अवस्था में एक क्लास में होते हैं वो। अगर आपको सीटेट में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, चलिए और बताते हैं आपको मैं। 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे एक क्लास में एक क्लास में एडमिशन होती है उनकी। तो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, तो पूछा यह गया था कि आपको 8 साल का बच्चा आपके प्राइमरी स्कूल में कितने क्लास में उसका एडमिशन होगा। तो आप सीधे जोड़ लो, 6 साल में एक क्लास, 6 साल में एक, 7 साल में 2, 8 साल में 3 क्लास में इसका एडमिशन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर होना चाहिए था। तो चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 3 से 5 आयु वर्ष के बच्चे की बात हो रही है। बच्चे ना 3 से 5 में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ना ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ना ही अंकगणित की समझ उनमें होती है। यह क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। मौखिक क्षमता तथा अवधारणाओं के समस्या कौशलों के विभिन्न माध्यम से। मौखिक क्षमता की बात कर रहे हैं, बच्चे अवलोकन के आधार पर सीखते। अवधारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लगातार चैप्टर पे बने रहें और लगातार वीडियो आप देखते रहे, जितने भी पार्ट आते हैं लगातार आप कंटिन्यू करते रहे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक एक लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश करूँगा। हम क्वेश्चन कम हर रोज़ डील कम करेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन करेंगे वो आपको समझ आ जाएंगी। और आप जाके लेक्चर वीडियो CDP का लेक्चर वीडियो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, बारीक मोटर कार्यकलाप पर अधिक ध्यान के साथ विभिन्न अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पे बात आती है विभिन्न अनुभव। बच्चे अनुभव के साथ सीखते हैं, अनुकरण के साथ सीखते हैं, ये ठीक है। बारीक मोटर, सेंसरी मोटर स्किल, ठीक है। यहाँ पे आप CDP का अगर लेक्चर वीडियो देखेंगे तो आपको मैंने क्लियर कर दिया, सेंसरी मोटर स्किल के द्वारा बच्चे सीखते हैं। बारीक मोटर, छोटे छोटे काम से बच्चे सीखते हैं, छोटे छोटे गुणों से बच्चे सीखते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करते तभी सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी,
तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। इंद्रियों के माध्यम से पर्यावरण का अनुभव करते हैं। बच्चे अनुभव कब से करने लगे? 3 से 5 क्लास के 5 वर्ग के बच्चे, 5 साल की आयु के बच्चे अनुभव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अनुकरण करेंगे। आपको सवाल हमेशा पूछा जाता है, सी टेट में पूछा जाता है, एस टेट में पूछा जाता है, जो भी स्टेट टेट दे रहे हैं आपको, अब बच्चे पूछा जाता है हमेशा। बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। आप अपना कोई कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, हम जो बता रहे हैं आपको पॉइंट वाइज आप नोट करते चले। बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। आपको यहाँ याद रखना, बच्चे अनुभव के द्वारा नहीं सीखते हैं। अनुभव के लिए बच्चे की उम्र आयु कम से कम 8 साल होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास क्या उपलक्षित करता है? विकास का उपलक्षित क्या है? तो चलिए ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का प्रकटन, ऑप्शन डी व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। ऑप्शन क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास क्या पर उपलक्षित करती है? विकास मात्रात्मक परिवर्तन करती है। मैंने आपको लेक्चर सीडीपी लेक्चर वीडियो में क्लियर बता दिया था। ठीक है, तो विकास किस तरीके से होती है? विकास मात्रात्मक होती है। विकास गुणात्मक भी होती है। कुछ हिस्सों में विकास गुणात्मक नहीं होती है, लेकिन सभी हिस्सों में अगर यहाँ पे दिया रहता आपको, अगर आपका यहाँ पे दिया रहता मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दिया रहता, ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। सिर्फ ये भी अलग है, मात्रात्मक अलग है, गुणात्मक अलग है। तो आपका राइट आंसर होगा मात्रात्मक। व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का प्रकटन। यहाँ विकास की बात करिए, अनुभव की बात नहीं हो रही है। अनुभव अंतर के गुणों को बाहर निकालना होती है। आपकी गुण, मेरिट, डिमेरिट, इस तरीके से चीज़ें बाहर आती है। तो विकास नहीं हो सकती। विकास का मतलब है बच्चे कुछ साल पहले 4 फुट के थे, फिर कुछ साल बाद बच्चे 5 फुट के हो गए, तो इसकी हाइट बढ़ती है। इसकी मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, जिसको माप सकते हैं उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। जिसको माप सकते हैं उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो विकास कैसे होती है? मात्रात्मक होती है। पहले 4 साल थी, पहले 4 फुट थी, फिर उसके बाद 5 फुट, फिर उसके बाद 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच। इस तरीके से जो आपके विकास होती है उस तरीके से। यहाँ पे विकास सवाल पूछा गया है, आपको ध्यान रखना। यहाँ पे हमने कहा अभी पता है, व्यवहार में परिवर्तन, अंतर्निहित, अनुभव नहीं पूछा गया। बच्चे के व्यक्तित्व में बदलाव, व्यवहार में बदलाव कैसे हो सकते हैं? आप खुद सोचें इस बात को कि विकास जहाँ तक हो सकती है, आपकी हाइट, आपकी मेज़र, जो हम मेज़र कर सकते हैं, जो हम माप सकते हैं। तो यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन को हम माप नहीं सकते। आपको याद रखना होगा। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते थे? ऑप्शन ए व्यवहार का विकास, ऑप्शन बी उपयुक्त दृष्टिकोण, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी उच्च प्रकार का चिंतन। मैंने जो पढ़ा है आपको सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको, मुझे लगता है, इतना उम्मीद है, जब आप इस बार सीटेट दोगे ना, तो 30 में से 30 लाने की मेरी उम्मीद रहेगी आपकी। आप कमेंट में आके बताओ कि रिजल्ट कैसा रहा। तो चलिए देखते हैं। चलिए अपना राइट आंसर दीजिए। तो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ पर देते थे? इसका सिंपल आंसर है व्यवहार का विकास पर अपना बढ़ावा देते थे। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक समावेशी शिक्षा प्रणाली बच्चे को डैश का उचित अवसर प्रदान कराती है? किसका? सीखने का, ऑप्शन बी, बोलने का, ऑप्शन सी, कार्य करने का, ऑप्शन डी, आनंद उठाने का। तो अपना राइट आंसर लगाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। क्यों? इसके लिए, उसके लिए जिसने सीडीपी का लेक्चर वीडियो देखा था। समावेशी शिक्षा के बारे में मैंने अच्छी तरीके से आपको डील करके बताई है। बेस्ट टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से। अपना आंसर लगा दिए होंगे मुझे लगता है।
तो आप बात करते हैं समावेशी शिक्षा। सबसे पहले यहाँ समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब उस शिक्षा से कहते हैं जहाँ शिक्षा में समावेश हो। ठीक है, समावेश का मतलब होता कोई भी जाति हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी भी हाइट की बच्चे, कोई नॉर्मल हो, कोई एबनॉर्मल हो, कोई इसी में मेरिड हो, किसी में डीमेरिड हो, मतलब सभी आयु, वर्ग, जाति, लिंग भेदभाव को, न स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरीके से, न मेल फीमेल, किसी भी चीज़ों को हम भेदभाव नहीं करें। एक स्कूल में सभी विद्यार्थी की एक क्लास में, एक कक्षा में बैठ के, मतलब यहाँ पे बात आ रही थी सभी क्लास के एक ही कक्षा हॉल में नहीं, अलग अलग क्लास के अलग अलग हॉल में। लेकिन यहाँ पे समावेशी का मतलब होता है ना लिंग में भेदभाव करें, लड़का को अलग नहीं बिठा सकते, लड़की को अलग नहीं बिठा सकते, एक ही साथ बिठा के पढ़ा सकते हैं। दूसरा, अब आते हैं किस पर आती है यहाँ पे, एक नॉर्मल बच्चे जो आम बच्चे होते हैं, जो अब नॉर्मल जिसमें थोड़े से जिस तरीके से बोल सकते हैं उसको विकलांग नहीं, वो दिव्यांग बोल सकते हैं, विकलांग बोल सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी, सबको साथ में पढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है कि कोई सशक्त है, किसी कोई बोलने में असशक्त है, कोई लिखने में सशक्त है, तो इस तरीके से बच्चे को एक ही स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी, कोई बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, कोई बच्चे अच्छी बुद्धि के होते हैं, तो इस तरीके से मंद बुद्धि को अलग क्लास या अलग कक्षा या अलग स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, या फिर अच्छे बुद्धि वाले को बच्चे को ना अलग पढ़ा सकते हैं ना अलग क्लास में पढ़ा सकते हैं। मतलब समावेशी का मतलब सभी को एक साथ मिल के पढ़ाना। एक क्लास में अगर बच्चा जितने भी डिफरेंट एबल के हो, सभी को एक साथ पढ़ाना। अगर 6 क्लास का बच्चा है, 5 क्लास का बच्चा है, तो अलग अलग जाति धर्म भेदभाव नहीं करके एक ही जगह पढ़ाना, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा था, मेरे ख्याल से मुझे लगता है मैं CDP का लेक्चर वीडियो करवा रहा हूँ आपसे। समावेशी से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो अब आप अपना आंसर दीजिए। चलिए, अच्छी तरीके से मैंने आपको डिटेल करके बता दिया। समावेशी शिक्षा प्रणाली बच्चे को डैश का उचित अवसर देती है। क्या देती है? अवसर। जहाँ अवसर की बात आ गई है, तो अगर ये अवसर की बात आ गई, ये आपका क्या है? टैग है। कौन टैग है? पॉजिटिव टैग है। ठीक है, पॉजिटिव टैग है मतलब सही टैग है। ये अगर ऑप्शन में रहता तो आंख बंद कर ये राइट आंसर होता। तो चलिए, सीखने के, खेलने के, कार्य करने के, आनंद उठाने के बेस्ट कौन है? समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। समावेशी शिक्षा में खेल तो बच्चा सब सकते हैं, ये भी सही हो सकता है, आनंद भी उठा सकते हैं, सब मिलके खुशी कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये शिक्षा में खेलना, आनंद उठाना, कार्य करना के इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट यहाँ पे सीखने की। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे को अवसर मिलता है सीखने की, क्या करने की? बेस्ट आंसर आपका ये है। क्यों? ये सही हो सकते थे पर सही नहीं है। आनंद उठा सकते हैं, बच्चा शिक्षा में आनंद भी उठा सकते हैं, समावेशी शिक्षा में आनंद, लेकिन बेस्ट ये है कार्य कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल है, यहाँ पे हम कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इस तरीके से हम ऐसे कोई जॉब नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं जो सब मिलके आप कार्य करें। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है। तो अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सगीरा को श्रवण असक्षमता है। ठीक है, असक्षमता है और उसके स्कूल के सभी छात्र में ऐसी कठिनाइयाँ और विकलांगताएं हैं। आप इस तरह के स्कूल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेष स्कूल, ऑप्शन बी समावेशी स्कूल, ऑप्शन सी सरकारी स्कूल, ऑप्शन डी निजी स्कूल। क्या कहेंगे इस तरीके के स्कूल को आप? चलिए, अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। समावेशी शिक्षा के बारे में भी मैंने जो आपको पढ़ाया, जो हल्की सी लेक्चर भी करवा दी। हालांकि क्वेश्चन में लेक्चर करवाना अच्छी बात नहीं, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए करवा दी। आपका समय तो ज़्यादा लग रहा है इसमें, पर आपके लिए ही फ़ायदा है। तो जो मैंने आपको समावेशी में बताया, उसी का टॉपिक जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। तो आप अच्छी तरीके से सोच के इसका आंसर जल्दी लगाइए। चलिए, क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेते हैं। सागरिका एक लड़की है, सगीरा एक लड़की है, कोई श्रवण अशक्तता मतलब अशक्ता है, मतलब सुनने में दिक्कत आती है इसको। ठीक है,
क्या करती है, इसको श्रवण सुनने में इसको दिक्कत आती है। और स्कूल के सभी छात्र में ऐसी कठिनाई है। जितने भी स्कूल हैं, जितने भी बच्चे में जितने भी स्कूल में बच्चे हैं, बच्चे में स्कूल नहीं होती, स्कूल में बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चे स्कूल में हैं सभी को कोई ना कोई विकलांगता पाई जाती है। इस तरह के स्कूल को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए विशेष स्कूल, ऑप्शन बी समावेशी स्कूल। समावेशी स्कूल का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि सभी तरीके के बच्चे, यहाँ पर एक ही तरह के बच्चे हैं, कोई एक अशक्तता है तो सभी में ये विकलांगता, ये भी एक विकलांगता है, सभी में सभी बच्चे विकलांगता है। निजी स्कूल नहीं होंगे, रॉन्ग है, ठीक है। सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूल समावेशी स्कूल है, तो यहाँ पे समावेशी नहीं होंगे। समावेशी होते तो कोई श्रवण अशक्तता होती, कोई नॉर्मल बच्चे होते आप लोगों जैसे या हम लोगों जैसे, या फिर कोई और जो बच्चे हैं उसके जैसे, ना जाति ना धर्म या किसी चीज़ का भेदभाव नहीं करते, तो समावेशी स्कूल हो गए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा विशेष स्कूल। एक विशेष स्कूल सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें से सिर्फ कोई अशक्तता वाले बच्चे पढ़ते हैं, जैसे विकलांग बच्चे पढ़ते हों। तो इस तरीके से, हालांकि उसके बारे में इतनी नहीं बोलनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अगर बोलते बोलते कुछ ज़्यादा बोल दिया तो उनके मन को आहत हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विकल्प शिक्षाओं के मौखिक कौशल का सबसे अच्छा वर्णन है? आपको मैं क्वेश्चन अच्छी तरीके से बता दूं। मौखिक कौशल वाचन के बारे में बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं नहीं, यहाँ पे देखने वाली बात है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मौखिक आपको बता रहा हूँ, हालांकि लिखित है लेकिन बता तो मौखिक रहा हूँ। मौखिक मतलब होता है आप अपने मुंह से कुछ किसी को बता रहे हैं। मौखिक कौशल का अच्छा गुण है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आंसर बताइए। ऑप्शन ए, उनके आसपास के लोगों की भाषा और पुस्तकों में नए विचारों के एक व्यापक शब्दावली बनाना। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उनके आसपास के वयस्कों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को सुनना और ध्वनियों के बारे में जागरूकता होना। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है, भावना और विचारों को व्यक्त करने और जानकारी लेने के लिए भाषा का उपयोग करना। ऑप्शन डी, उनकी पसंदों और नापसंदों को सूचित करने के लिए भाषा का उपयोग करना। तो अपना राइट आंसर लगाइए। राइट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन एक बार अच्छी तरीके से डील करते हैं। कौन सा विकल्प शिक्षाओं के मौखिक कौशल का होगा? यहाँ पे मौखिक कौशल आपको मैंने बता दिया पहले। ऑप्शन ए है, उनके आसपास के लोगों की भाषा और पुस्तकों के नए विचारों को व्यापक शब्दावली। यहाँ पे व्यापक की बारे में आती है पहला, तो व्यापक नहीं होगा। शब्दावली की बात हो रही है, भाषा और पुस्तकों से ही हम नहीं ले सकते, ये तो क्वेश्चन रॉन्ग गया। उनके आसपास के वयस्कों द्वारा बोले जाने वाले बच्चों को शब्दों को सुनना और ध्वनियों के बारे में जागरूकता होना। जो बड़े बुजुर्ग हमारे आसपास में रहते हैं उनके वाले शब्दों को सुनना, पहले तो बड़े बुजुर्ग की बातें को सुनते हैं और ध्वनियों के बारे में जागरूकता होते हैं। ध्वनि के बारे में क्या, उनकी साउंड सिस्टम है, वो जो बोलते हैं किस लय में बोलते हैं, किस सुर में बोलते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या गलत है क्या सही है। जो बड़े बुजुर्ग, वयस्क मतलब बड़े, जो बड़े बोलते हैं और उनके ध्वनियों को हम क्या करते हैं, पहले सुनते हैं। ध्वनियों के बारे में जागरूक होना, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला ऑप्शन सी देखते हैं, भावना और विचारों को। यहाँ पे भावनाओं की बात नहीं आ रही। मौखिक कौशल में हम कोई चीज़ आपको बोल रहे हैं तो मौखिक कौशल में भावना बिल्कुल नहीं आएंगी, ठीक है। ऑप्शन उनकी पसंद, यहाँ पसंद और नापसंद है। मौखिक कौशल में पसंद और नापसंद की क्या बात होगी, कोई बात नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उनके आसपास के वयस्क को बड़े के साथ बोलते हैं, उनके शब्दों को सुनते हैं, उसके बाद ध्वनियों के बारे में हम जागरूक होते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञान उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, यह याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह संबंध भेदभाव उदाहरण
उदाहरण और सामान्यीकरण को देखने की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। ऑप्शन सी, यह तर्क, परिकल्पना, अनुमान और पूर्वानुमान की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। ऑप्शन डी, यह किसी व्यक्ति की उच्चतम आवश्यकताओं को पूरा करके और आंतरिक प्रेरणा को नियोजित करके हासिल किया जा सकता है। तो अपना राइट आंसर लगाइए। क्या आंसर कहता है? चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन, ज्ञान उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात है, ज्ञान का क्या उद्देश्य है? जो हम अपनी स्मृति है, ज्ञान है, उसके बारे में उद्देश्य क्या है, वो किस लिए होते हैं, क्या करते हैं, उसके क्या गुण हैं? ऑप्शन ए, यह याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, आपका पहला ऑप्शन राइट है। याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। ज्ञान किस लिए हासिल करते हैं? हम किसी चीज़ को याद कर सके, अपनी बुद्धि को डेवलप कर सकते हैं, उस चीज़ों के बारे में सोच सके, उस चीज़ों के बारे में अच्छा बुरा क्या है हम सोच सकें। क्षमता, उस ज्ञान के बारे में इतनी क्षमता, ज्ञान इसलिए करते इतनी क्षमता हो जाए, किसी चीज़ के बारे में हम जब सोचते हैं, समझते हैं, उनको अच्छे और बुरे के क्षेत्र में विकसित कर सकें। तो चलिए ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। यह संबंध, भेदभाव, सिंपल सा बात है, नेगेटिव टैगवर्ड है। किसी चीज़ का हम भेदभाव नहीं कर सकते, किसी भी क्षेत्र में नहीं। ऑप्शन सी, तर्क कर सकते हैं ज्ञान में, परिकल्पना कर सकते हैं ज्ञान में, अनुमान सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं, क्षमता विकसित करके हासिल किया जा सकता है। अब बताते हैं यहाँ पे सिर्फ कहा है, यहाँ पे ज्ञान तर्क करके हासिल कर सकते हैं, परिकल्पना, अनुमान और पूर्वानुमान करके हासिल नहीं कर सकते ज्ञान। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी देखते हैं। यह किसी व्यक्ति की उच्चतम आवश्यकता को पूरा करके आंतरिक प्रेरणा को नियोजित करके हासिल, नियोजित करने वाली बात है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। आपको नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पे आपको व्हाट्सअप करने हैं। 100% सफलता की गारंटी इसलिए मैं बताता हूँ, आपको कंप्लीट नोट्स ऑल सब्जेक्ट के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, ऑल सब्जेक्ट की आपको नोट्स मिलती है, ठीक है। तो नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करने होंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सीटेट, यूपीटेट, बीटेट एंड ऑल स्टेटेट, जिस भी स्टेट में आप वहाँ की आप नोट्स ले सकते हैं अगर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।